हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम जो सोशल फॉरेस्ट री बर्कर का पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। मैथ्स का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इधर पहला ही क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स का है। पहला क्वेश्चन ये है कि अ वुडन टॉय इज शेप्ड लाइक अ रॉकेट विद अ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। कोई एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर ऐसा होता है ना। अच्छा नहीं बना, थोड़ा और अच्छे से। कोई ऐसा मतलब कि सिलेंडर है कोई ऐसा, मान लो, ठीक है। तो उस पर क्या किया उन्होंने, एक माउंटेड किया कोन के साथ। कोन, उस पर कोन रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द, अच्छा एक कोन रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। एक मिनट, कोन आएगा ना इसके ऊपर। ये ऐसे बनेगा और कोन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया कोन, ठीक है ऐसे। अब क्या बोल रहा है, ये सिलेंडर का पार्ट नीचे वाला पोर्शन। द टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की टोटल हाइट जो है इधर से लेके इधर तक कितनी है आपकी, ये दी हुई है 26 सेंटीमीटर। वाइल द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। तो कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। देन द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर 12। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 12। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 6। वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 6। अच्छा, सिलेंडर का 6, अरे देखो फिर से बिटाना पड़ेगा इसको। देखो उन्होंने बोला था रॉकेट, तो रॉकेट कैसा होता है, ये सिलेंडर होता है ना। उन्होंने कैसे बनाया, ये ऐसे, इस तरह से रॉकेट बनाया है, इस तरह से, समझ रहे हो ना। ऐसे ऐसे था रॉकेट। तो इसकी हाइट हमारे पास कितनी निकल के आई थी अपनी, 8 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट थी हमारे पास 26 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो है 6, और इसका जो है वो 12 है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो से किया है, और जो आपका कोन वाला है उसको ऑरेंज से किया है। देन द कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ऑरेंज पोर्शन इन टर्म ऑफ पाई इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 0.1 रुपीज़ पर मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा मिलीमीटर में है ना, तो सब सेंटीमीटर इनको सबको मिलीमीटर में कर दो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये होता है। तो देखो निकालो, क्वेश्चन आसान है। रेडियस अगर 12 है, डायमीटर 12 है, तो रेडियस आ जाएगा 6, ये पता होगा आपको। और हाइट दी है तो इधर स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। उसने क्या बोला है, मिलीमीटर स्क्वायर में है, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें निकालना पड़ेगा एरिया। और एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए स्लांट हाइट, क्योंकि कोन का जो फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, आर प्लस एल। तो एल क्या होती है हमारी स्लांट हाइट, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, आर स्क्वायर प्लस हाइट एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, यही होता है। हाइट इतनी है 8, और एल आर कितना आ जाएगा 6। 6 और 8 का ये ट्रिपलेट बनाता है, तो इधर क्या आ जाएगा 10। ट्रिपलेट कितना आता है इससे, 10 आता है। ट्रिपलेट पता है ना आपको, राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ बनता है वहाँ पे ट्रिपलेट बनते हैं। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। उसी को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो उसके ट्रिपलेट बनते जाते हैं। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो रेडियस इतना आ गया, तो एल हमारे पास इधर से आ गया 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला उसने, पेंट करना है। अब पेंट करेगा तो वो इस पोर्शन को करेगा, ये वाले पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा पेंट होगा, ये वाला भी होगा ना। तो पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, किसका, अपना कोनिकल पार्ट का। तो हमने कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यही होता है। तो पाई की फॉर्म में बोला है, पाई को ऐसे ही रहने दो। आर कितना है 6, एल कितना है 10, दैट इज 60 पाई, यही आया। और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मिलीमीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। कैसे आया 6000 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने 60 के साथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने लिख दिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया जो पेंट किया हुआ उसने। अब ये वाला उसने पोर्शन पेंट करना है, कौन सा, ये वाला। अब ये वाला कैसे करेगा, अगर देखा जाए तो जो कोन का नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, सर्कल होता है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, उसका ऊपर वाला जिसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें वो आइसक्रीम फिल करते हैं, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इस पाई आर स्क्वायर में से ये वाला
ये सिलेंडर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा सिर्फ, तो उसको ऐड करोगे आप, ठीक है। तो क्या आएगा ये, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आर मैंने मान लिया बड़े वाला, छोटे को मान लो, ये वाले को आर मान लिया, इसका बड़ा और इसका आर छोटा। तो ये कितना था आपके पास, अब मैं इधर करवाने जा रहा हूँ ऊपर, इधर देखना, पाई को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर था ये इसका 6 और इसका कितना है 3, तो इसका 3 है और इसका 6 है, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 9, 36 माइनस 9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही हो। आर इधर कितना था आपके पास 3, इधर आ रहा है आपका 6 और इधर आ रहा जाएगा 3, क्योंकि इधर डायमीटर जो था वो था 6। तो ये कितना आता है आपका 27। तो ये क्या है आपका स्क्वायर आ गया ना, तो इसके साथ भी 100 ऐड होगा। जब 100 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा ये अपना, 100 क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो मिलीमीटर में करने के लिए हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा 6000 पाई मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 2700 मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी पाई में आएगा इसका भी, ठीक है ना। कितना आ गया 8700 मिलीमीटर स्क्वायर, अच्छा पाई भी है इसके साथ, है ना। तो उसने आगे क्या बोला है, इतनी कॉस्ट भी है, तो ये जगह ही बहुत कम है। देखो मैं इधर करवा रहा हूँ इसको, इधर नहीं, इधर करते हैं, ये रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, तो हम मैथ्स कर रहे हैं। तो आ जाएगा 8700 पाई, इधर लिखो, अब कितने हैं 0.1, तो ये आ जाएगा इतने रुपीस में, यही आएगा पर मिलीमीटर स्क्वायर बोला उसने, तो इधर मिलीमीटर स्क्वायर था, ये इससे ये वाला कट जाएगा, 0 से एक 0 कट गया, तो कितना आ गया 87 पाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन कौन सा होगा फर्स्ट। तो इस ऑप्शन, इस मतलब कि जो आपका ये क्वेश्चन था, इसका कौन सा ऑप्शन था आपका आंसर, फर्स्ट वाला। गॉट इट, आई होप समझ आई होगी। देखो उसने क्या बोला है कि ये कोई सिलेंड्रिकल, कोई रॉकेट है, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका और एक कोन वाला पोर्शन है। तो कोन वाले पोर्शन को उसने ऑरेंज से पेंट किया हुआ है, तो वही पार्ट हमने ऑरेंज वाला ही निकालना है। तो जेलो वाले को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने जेलो वाले को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो जो उसका एरिया निकाल के हमने जो किया वो आ गया हमारे पास आंसर। तो ये था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ स्फीयर हैव द सेम रेडियस, if their total surface area are also exactly equal, then what is the ratio of the volume of the cylinder to the volume of sphere। देखो रेडियस इक्वल है और उनका एरिया भी इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका होता है ये 2 से 2 चला जाएगा 2 टाइम, पाई से पाई, आर से जाएगा एक आर, तो बचा ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू एच आर, यही बचा। तो इधर आ गया आर इज इक्वल टू एच, इधर से हमारे पास क्या निकल के आ गया, आर और एच क्या है इक्वल है। तो अब देखो रेशो उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बी स्क्वायर, एच बी आर के इक्वल है तो वो आ जाएगा, और स्क्वायर का होता है, स्फीयर का होता है ये सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है पाई आर क्यूब। ये आर तो तीनों इक्वल हो गए, ये आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया 3/4। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर 3 है ना, तो 3/4 रेशो में आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर राइट ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। तो किस रेशो में आ गया वॉल्यूम उसका, 3 और 4 में, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको नहीं करेंगे, रीजनिंग मैं आपको अलग वीडियो में करवाता हूँ। पहले हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं। ये भी रीजनिंग है, हाँ ये भी रीजनिंग है, ये है आपकी वेन डाइग्राम वाली रीजनिंग, तो इसको हम बाद में करते हैं। बहुत क्वेश्चन है इसके रीजनिंग के 36, अच्छा हाँ इसमें 32 क्वेश्चन थे ना, वो 32 मैथ के भी 32 होंगे, इसका मतलब हमें मैथ्स का आधा करना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं वैसे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कहाँ पे है भाई, ये आ गए, ये सो क्वेश्चन सच में अच्छे पूछे हैं भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये। ये बैंकिंग वाले क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए इधर। इन अ नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, in a national competitive exam 35% of the total students were girls and result are revealed
द फॉलोइंग 75%। 35% है ना, इसको 10,000 मान लिया मैंने। रीज़न, क्योंकि देखो उसने आगे 75 लिखा है, 80 लिखा है, 20%, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसका मतलब हमें बड़ी नंबर अगर मान लेते हैं ना तो वो आसानी होगा, वो ज़ीरोज़ में आ जाएगा, ज़ीरो कट जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमने मान लिया। अब देखो 35% जो है वो गर्ल्स हैं, तो 65% बॉयज़ होंगे, तो 65% कितना होता है 10,000 का, 6500, और इसका ये 3500, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं। अब उसने पूछा है, बोला 75% ऑफ द बॉयज़ पास्ड। 75% की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा हुआ है 3/4, यही होती है। इसका 3/4 निकाल लो, 60, इसका हम लिख सकते हैं 3/4, यही होता है। तो इसका 6500 का 3/4 निकाल लो, कितना होता है ये 00519/4, 4 से जाएगा, ये कितना होता है 4, और 35 होता है 8, है ना, 3 बचा, 7, फिर 5, ये आएगा 75%। और गर्ल्स कितनी है, 80% ऑफ द गर्ल पास द एग्ज़ाम, 80%, तो 80% की वैल्यू होती है 4/5, 5 से जाएगा 7 टाइम, तो 2800 जो है वो गर्ल्स वो पास हुई हैं। अमंग ऑल द कैंडिडेट हु पास्ड 20% वर अवार्डेड अ मेरिट स्कॉलरशिप। जितने ही पास हुए हैं उनमें से 20% को क्या मिली है, मेरिट अवार्डेड मेरिट स्कॉलरशिप। तो मेरिट को हमें 20% निकालना पड़ेगा, जितने पास हुए हैं। भाई बहुत गंदा पेपर डाला है JKSSB ने। गंदा मतलब इस सेंस में नहीं कि उसने हार्ड डाला है, इस सेंस में कि उसने लेंथी पेपर डाला है, इस बार फिर से लेंथी पेपर डाला है। तो इसका 20% निकालना पड़ेगा। 20% हमें पता है 1/5 होता है, 1/5 कितना आएगा, 15 टाइम्स आएगा, और ये बचा 3 टाइम, और ये 5, तो कितना आ जाएगा इसका 20%। ये इतने जो हैं वो लड़कियां हैं जिनको सॉरी जो बच्चे पास हुए हैं उनको मेरिट में रखा है। अमंग ऑल द कैंडिडेट हु फेल्स 10% वर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेकेंडरी रिकवरी टेस्ट। अब फेल कितने हुए हैं, अगर 7675 जो है वो बच्चे पास हुए थे ना टोटल, ये वो बच्चे हैं टोटल जो पास हुए हैं, उसका हमने 1/5% निकाला। तो अब फेल कितने हुए होंगे, टोटल 10,000 बच्चे हैं, उनमें से इतने पास हुए हैं, तो फेल वाले कितने आ जाएंगे भाई, फेल 5, देख लो इधर यार, माइनस कर लेते हैं सीधा सीधा, 7675, ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं 7 वाले। अब इसको माइनस करो, 5, 2, 3 और 2, है ना, तो ये बच्चे फेल हुए हैं, इनका 10%, तो फेल हुए 10% हमें पता है 1/10 होता है, तो इसको जब हम निकालेंगे इसका 1/10 तो ये आ जाएगा, है ना, 232.5 ये आ जाएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, है ना। इसको अभी मत सोचना किस में पॉइंट है, ये बाद में आता पॉइंट। सो आगे क्या बोला उसने, इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर अवार्डेड अ स्कॉलरशिप एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द रिकवरी टेस्ट बाय, देखो अब क्या बोल रहा है, अवार्ड जिनको मिला था वो ये थे, और जो फेल हुए हैं वो इतने, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इतना है। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इन्होंने अप्लाई किया जहाँ अपीयर्ड हुए हैं एग्जामिनेशन में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बतानी है। 1535 माइनस 232.5 इज इक्वल टू 2605, पॉइंट हटेगा ना तो इसके साथ ज़ीरो लगाओगे आप, और एक इसके साथ ज़ीरो लगाओगे, ये आ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो एक इसके साथ ज़ीरो लगाओगे तो एक उसके साथ, बताता हूँ कैसे। देखो अगर आप पॉइंट हटाते हो ना तो ये आ जाएगा नीचे 10, तो ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा 15,035 350, और इधर बना देगा 26,050, ठीक है ना। इधर भी जाएगा चलो छोड़ो उसको यार, ऐसे ही माइनस ही कर लो। देखो कितना होता है ये, एक तो पेंसिल बंद हो जाती है, हाँ 5, अरे 5 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 0, आपका 5 में से 2 गया 3, 1, किसके इक्वल है 2605, और कहीं ना कहीं मुझे दुगना दिख रहा है इसका, कितना दिख रहा है 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 2 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके आगे 2 के, तो हमें कितने बोला था बच्चे 10,000, तो एक की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो 10,000 की वैल्यू 20,000 के इक्वल, किसके इक्वल 20,000 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 20
20,000 इसका आंसर था। क्वेश्चन लेंथी डाले हुए, नो डाउट। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने अपनी क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हुए हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आइटम 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी से मार्क प्राइस जो है ना वो 40 अबव किया है। अगर सीपी आपका 100 है ना तो 140 क्या हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस, यही होगा। ही देन गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला 10% का फिर 5% का। 10% कितना होता है, 40 पर 10% का डिस्काउंट 14 रुपये का, तो 14 रुपये का है। दैट मीन्स पहला कितना हो गया होगा 126, जब डिस्काउंट दिया तो कितने की होगी चीज़। फिर दूसरा दिया उसने 5% का, तो 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, तो इसका 1/20 निकाल लोगे तो कितना आएगा 6.3। फिर डिस्काउंट मिला उसको, एक पहले जो चीज़ थी दुकान पे उसने लगाई हुई वो 140 की थी, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो वो बोला उसने 126 की है। फिर बोलता चलो ठीक है मैं आपको 5% और डिस्काउंट दे देता हूँ। जब और डिस्काउंट दिया तो वो कितने का दिया 6.3 का। जब 6.3 की चीज़ और कम होगा इसमें से पैसा तो कितना आएगा 7, कितना बचा इधर 5 में से 6 जाता है तो कितना आता है 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, और इधर 12 था तो एक दूसरे चला गया 11। तो ये अब एक्चुअल में चीज़ सेलिंग प्राइस रहा कितना होगा आपका 119.7, यही रहा होगा। ये आपका सीपी था, ये उसने मार्केट दुकान पे जो होता है ना मार्केट प्राइस वो ये रखा था। अब उसने बेची जो है वो इतने की है। वो बोल रहा है इफ द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस, इतने परसेंट इतने रुपीस का प्रॉफिट कमा रहा है तो बताना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। प्रॉफिट कमा कितने का रहा है 100 की चीज़ 119.7 में, मतलब कि 19.7 का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कमा कितने का रहा है इतने का। तो 19.5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से जाएगा 38, 3 से जाएगा 57, 3 से कम और 2 से ज़्यादा। और जब हम 5 को 7 को मल्टीप्लाई करें ना ऐसे नंबर से जहाँ 5 आता है तो ऐसा लगता है हमारे पास ये 25 से जाएगा। किससे जाएगा 25 से, नहीं तो करके देख लेना भाई 25 से ही जाएगा। रीज़न इसका देखो, अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे 5 आता है, तो ऐसा नंबर 20 और 30 के बीच में नंबर है ये। इसके अगर मल्टीप्लाई करते हो 20 से किसको 19 को तो आता है 380। वहीं पे 30 से करते हो तो आता है 570, और 570 और 380 के बीच में नंबर है। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो बीच में रही होगी, और बीच में ऐसी ही एक ही ऐसी वैल्यू है जो 7 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे 5 आती है, दैट इज 5। तो आंसर क्या रहा होगा 25। तो एक की वैल्यू किसके आगे 25 के, तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल है 25 हो गए, है ही नहीं ऑप्शन में। हाँ सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। ऑप्शन विल बी योर सी पार्ट। एक की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। आई होप समझ आ रही हो आपको। देखो अब गैजेट वाज सोल्ड फॉर ₹522 आफ्टर अ 10% डिस्काउंट एंड 10% सेल टैक्स वाज अप्लाइड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गैजेट, राइट राउंड टू 10 नियरेस्ट 10। देखो एक कोई है गैजेट जो बिका है कितने का आपका 522 का। कब बिका जब 10% का डिस्काउंट दिया हमने, पहले उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। मान लो 100 की चीज थी, मार्केट प्राइस कितना 100, 10% का डिस्काउंट दोगे, 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने का बिका होगा 90 रुपए का। देन 10% सेल टैक्स वाज अप्लाइड ऑन द डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया था 90% था। अब कितना हो गया 90% है ना आपका जो बिक रहा है 90% का, लेकिन अब उस पर 10% उसने सेल टैक्स लगा दिया भाई। अब 90 का 10% कितना हो गया 9, तो 9 और बढ़ा दिया, तो 9 अगर और बढ़ा देंगे हम इस पे 10% 90 पे लगाएंगे तो कितने का बिकेगी अब 99 की। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गैजेट, गैजेट का ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा 100 था, बिकी कितने की 99 की। तो बताना है ओरिजिनल प्राइस 100 की वैल्यू बतानी है। 522 किसकी वैल्यू है 99 की, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये 9 से ऊपर वाला जाता है, क्यों, क्योंकि ये 5 2 और 9 2 कितना होता है 9 होता है ना, तो 11 से काटो इसे 9 से, देखो 5 और अपना 8 टाइम, तो 5800 अपॉन 11, और इसको काटोगे तो ये आएगा 5 से, बचा 30 से जाएगा 2, 52 वाला देखो ना, ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन नंबर बी पार्ट। उसने अप्रॉक्सीमेट में पूछा है तो ये आ जाएगा, करके देख लो। नहीं तो ये चला गया 2 से है ना, तो बचा कितना होगा 8, 8 से जाता है 72 पॉइंट समथिंग, आगे आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 5.27 राउंडेड ऑफ।
टैक्स था ना, कोई चीज़ आपने ली है, आपने दुकान से लिया कोई 500 की चीज़, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 450 की बिकी होगी, लेकिन वो बोलता है मैं आपको अब सेल टैक्स भी, जीएस, आप कहीं जाते हो, कहीं खाना खाने जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपका टैक्स भी इंक्लूड होता है। जब टैक्स इंक्लूड होता है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, वही होता है ना, जब टैक्स इंक्लूड करते हैं वो अलग से लिखा होता है। सेम इन्होंने ये वाला क्वेश्चन था इसमें, ये मैंने करवाए हुए सेल टैक्स वाले आपको क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में अपने बैच में। सो देखो, अ स्टोर कीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन एन आइटम एंड एट 12% सेल टैक्स ऑन डिस्काउंटेड प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम इज 500, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। अच्छा, उसने इनकोरेक्ट पूछी है, तो बोल रहा है शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट, 500 की चीज़ है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की, 400 रुपए की। भाई कैसे, ये तो सबको पता होना चाहिए, 500 में से नंबर आते थे आपके, आपको बोलते थे 80% नंबर आए हैं, कितने, 400 नंबर आए हैं। तो देखो पहला सही है, उसने क्या बोला है, 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, 400, ठीक है। एंड देन एट 12% सेल टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, 400, उस पर 12% का सेल टैक्स, 400 का 10% कितना होता है, 40, तो 12% कितना आ जाएगा, 1% होता है 400 का, 4, तो 10% 40, 12% 48, तो टैक्स कितना आ जाएगा आपका, 48 रुपीज। तो उसने क्या बोला, सेल टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इज 48, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। उसने इनकोरेक्ट पूछा है ना, तो हमारे पास दो तो सही आ गए, ओहो कहाँ गया, हाँ, दो तो सही आ गए। आगे वाले देखो, द फाइनल प्राइस ऑफ द कस्टमर पेज इज 450। अच्छा, उसने इतना पे किया, कैसे इतना पे किया होगा भाई, 400 का, पहले उसने 500 की चीज़ थी, यही गलत आपका, 500 की चीज़ थी, उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, 400 की होगी, अब उस पर सेल परसेंट टैक्स कितना लाया, 12%, तो टोटल कितनी होगी, 400, 448 रुपीज़ की ये रही होगी टोटल कास्ट जो उसने पेमेंट की होगी बंदे ने, लेकिन वो बोल रहा है 450 की पेमेंट की है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी योर राइट आंसर, उसने गलत ही पूछा था, तो ये हो गया। आगे देखो, तो फाइनल प्राइस इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस, बिल्कुल 500 से कम ही आएगा ना ये फाइनल प्राइस, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। अब एवरेज के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये आते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 72, 10 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है क्लास का, 72। वन स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स एंड अनदर स्टूडेंट 30 मार्क्स लेस देन द फर्स्ट, इफ दीज स्टूडेंट आर रिमूव देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। टोटल बच्चे कितने हैं, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों की एवरेज 10, इसमें से हमने रिमूव किसको कर दिए, एक 90 मार्क्स वाले को, एक उसको जिसके 90 से 30 कम है, 90 से 30 कम मतलब 60, कितने बच्चे चले गए छोड़ के, कितने चले गए, दो, तो दो, अगर टोटल 10 हैं, दो चले गए तो कितने बचे, 8, तो अब निकाल लो एवरेज, ये होता है 720 माइनस 150 अपॉन 8, 0, 12 में से 5 के 7, और 6 में से 1 गया 5, 1 गया 5, ठीक है। तो ये डिवाइड करो कितने बार जाता है ये अपना, 8 7 जा 56 होता है, तो 1 बचा, 1 से 2 बचा 22, हाँ 71.2, ऑप्शन नंबर ए पार्ट। तो ये एवरेज के आसान क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट। प्रॉफिट लॉस और एवरेज उसने आसान पूछा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन एवरेज का, नहीं एक और है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी अपनी जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट इज 68, लेटर इट वाज फाउंड दैट वन स्टूडेंट स्कोर वाज इनकरेक्टली एडेड एज 96, तो कैसे लिखते हैं इसको, जितनी एवरेज हो उसको, अब उसने गलत लिखा है, जितना गलत लिखा है, ज़्यादा लिखा है तो माइनस आएगा, अगर कम उसने कम लिख दिया है तो प्लस आएगा। रिकॉर्डेड एज 72 इंस्टेड ऑफ 96, 96 की जगह उसने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 72, तो कम किया ना, कितना कम किया, जितना कम किया उसको ऐड करो, 24, कितने बचे थे टोटल, 12, तो सब में बटेगा, कितना आएगा 2, तो 68 प्लस 2 दैट इज 70, आंसर कितना 70, ए पार्ट योर राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, इट इज लेटर फाउंड दैट 5 स्टूडेंट हैव बीन एब्सेंट, इस बाद में पता चला कि 5 स्टूडेंट जो थे वो आए ही नहीं थे, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 25 थे ना, उसमें से 20 ही आए थे, तो 20 का एवरेज स्कोर हम निकाल लेते हैं। इन द री एग्जामिनेशन 4 ऑफ देम स्कोर इतने, उसमें से 4 ने इतना स्कोर किया, तो 4 को अगर 85 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, हर किसी ने किया ना, ईच लिखा हुआ है, तो 2 होता है 170, 340 प्लस,
अच्छा, आफ्टर इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट 340 प्लस एक बच्चा जो है हमें नहीं पता कितना उसका, उसकी मान लो टी एवरेज है। कितने बच्चे हो गए? 20 ये थे और 5 ये वाले, कितने हो गए? 25। अब कितनी हो गई एवरेज उनकी? 77। तो निकाल लो ना, ये कितना होता है? 150, 1500 प्लस 340 प्लस टी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 को 7 से करते हो तो 175। 175 इंटू 11 कितना होता है? 52191 1925, ये आता है इसकी मल्टीप्लाई करने पे। जब इसको करते हो तो आता है आपके पास 1925 ज़ीरो, क्या होता है इसका? 0481, ये आएगा। तो 5 आप लास्ट में किसी में नहीं 5 है, एक में 5 है, बी वाले। तो जूनियर डिजिट से भी आप कर सकते थे इधर। ऑप्शन नंबर बी यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी, देख लो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो, ये क्या है भाई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, साथ में इधर वैल्यूज़ भी कुछ गड़बड़ी है। द एवरेज ऑफ एन स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक कंपटीशन इज, पता नहीं कितना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ, इसके 2 पार्ट्स में करवाऊंगा ये आपको मैं, तो इसको बाद में करवाता हूँ। ये क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है ना, इसको हम बाद में करते हैं, क्योंकि इसके पास मेरे पास इसका एक्चुअल में ये पता नहीं क्या ये किया हुआ। तो आगे हम करते हैं, ये एवरेज का क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में करवाता हूँ, इसमें जितने क्वेश्चन होते हैं उतने करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास बर्क एंड टाइम का है। हाँ, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन 75 डेज वर्किंग टूगेदर। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 25 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। और उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कितनी दी हुई है? 4, 3 और 5, ये दी हुई है। तो टोटल कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी? 3 और 5, 8, 8 और 4 12, तो 12। 25 दिन काम करते हैं, 12 की एफिशिएंसी, रोज 12 काम करते हैं तो 25 दिन में कितना काम कर लेंगे? टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास? 300। यही होता है 25 इंटू 12, 300। द प्रोजेक्ट बिगन्स विद ऑल 3 वर्किंग टूगेदर, हाउ एवर द फॉलोइंग इवेंट अकर। अच्छा, आगे भी है। आफ्टर 5 डेज ए लीव्स द प्रोजेक्ट। 5 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है, तो 5 दिन तक तो सबने मिलकर काम किया होगा, ए तो छोड़ के गया ना। पहले 5 दिन का सबसे काम करवाओ। एक दिन में कितना काम करते हैं? 12, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे वो? 60। तो रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग बचा आपके पास 240, ये काम बचा। अब ये कौन करेगा? बी और सी करेंगे। टू कंपनसेट फॉर एज डिपार्चर, ए के काम को कंपनसेट करने के लिए बी इंक्रीजेज हिज एफिशिएंसी। बी ने क्या कर दिया? अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया। कितना? 33% से 3% मतलब 1/3। 3 की चीज़ 4 की। पहले उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी ना, अब 4 होगी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, और सी की 5 ही रही। एक मिनट, सी वाइल कंटिन्यू, हाँ, उसकी अपनी एफिशिएंसी इतनी ही है। सी लीव्स डी डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये मैंने कंसेप्ट अपने उसमें कोर्स है उसमें भी करवाया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें सॉरी अभी नहीं करवाया हुआ, अभी करवाना है। ये मैं कहीं और पढ़ाता था, वहाँ पे करवाता था, है ना। तो अभी टाइम एंड वर्क हमारा होगा शुरू, अभी नहीं हुआ है, आई थिंक कल या परसों शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये वाला कंसेप्ट आता है भाई, करवाऊँगा मैं। टाइप ही होती है अलग ये। तो ये क्या बोल रहा है? अब ये दोनों मिलके काम करेंगे। अब देखना, मुझे बताओ 5 दिन काम हो चुका। अच्छा, आगे उसने कुछ दिया होगा, टोटल दिन दिए होंगे। द इंटायर वर्क इज कम्प्लीटेड 35। टोटल काम कितने दिन में खत्म होने वाला था? 35 दिन में। 5 दिन का काम खत्म करके चला गया है, 5 दिन का खत्म हो गया। अब कितने दिन बचे? टोटल 30 दिन। अब 30 दिन जो लेंगे ना, ये दोनों मिलके काम करना है, इन्होंने 30 दिन में खत्म करना है, ठीक है ना। 30 दिन में खत्म करना है। मुझे बताना, बी ने एफिशिएंसी बढ़ाई है, बी कितने दिन काम करेगा? 30 दिन तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जा रहा। छोड़ के कौन जा रहा है? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। कितने दिन पहले छोड़ के जाता है? टोटल काम कितने दिन का था? 30 दिन का। कितने दिन पहले छोड़ के गया वो? कितने दिन पहले छोड़ के गया? डी दिन। तो डी दिन उसने पहले छोड़ के गया, कितना काम बचा था? 240। ये कितना हो गया? 120 प्लस 150 माइनस 5D इज इक्वल टू 240। यही हुआ। ये आ गई इक्वेशन आपकी, है ना। ये आपकी इक्वेशन आ गई। देखो,
तो आप इसको इधर से माइनस कर सकते हो, तो ये आएगा 150 माइनस 5d इज इक्वल टू 120। 240 में से 120 जाएगा, 240 आएगा, 120 आएगा। ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30, ये उधर जाएगा 5d। तो d 5 से जाता है ये 6 टाइम, तो d इज इक्वल टू, तो जो c है वो कितने दिन पहले काम छोड़ के गया होगा? 6 दिन पहले। कितने दिन? 6 दिन पहले। तो आंसर कितना आएगा इसका? 6। कितना आंसर आएगा? 6। मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इनके। सो देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर असाइन अ टास्क टू वर्कर्स। 2 वर्कर्स को उसने अपना टास्क असाइन किया कि तुम लोगों ने ये काम करना है, ए और बी को। वर्कर ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। जो ए है वो कितने दिन में काम करता है अपना? एक्स डेज में। और बी, वाइल बी वर्क्स 5 डेज मोर देन ए से 5 दिन ज़्यादा लगता है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालो ना, कितना आ जाएगा? x प्लस 5 और x। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनकैल्शियम, तो इनकैल्शियम हमारे पास यही आएगा फिलहाल। तो x प्लस 5, अगर इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं x को इससे, तो ये आएगा। इधर कितना चाहिए? x चाहिए, तभी तो ये बनेगा ना मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया। अब वो बोल रहा है, आगे भी उसने कुछ दिया है, वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। अगर वो दोनों काम मिलके करते हैं ना, वो 6 दिन में काम खत्म कर लेते। तो अगर दिन में मिलके करते हैं तो ये कितना कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया हमने अंदर। जब दोनों मिलके करेंगे तो कितना करेंगे? x प्लस एक्स, 2x प्लस 5। लेकिन दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करें? 6 दिन में। तो ये बन गई इनकी इक्वेशन, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 12x प्लस 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आती है ये आपको पता ही होगा, रूट्स माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30, ऐसे ही बनेगा ना ये। तो ये प्लस वाला ही आएगा, सही, माइनस वाला ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स बन जाएंगे ना। ये क्या बनेगा? x माइनस 10 और एक बनेगा x प्लस 3, ये बनेगा। तो इधर जाएगा ये प्लस का, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और हमें माइनस का नहीं लेना होता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? सी पार्ट। x की ही वैल्यू पूछी थी ना उसने, तो x कितना आ गया आपके पास? 10। कितना आया? 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू बी वाज रिकॉर्डेड एज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द जर्नी टाइम वाज नोटेड एज 5 hours. However, the actual speed was 50 kilometer. Calculate the real time taken for the trip. देखो, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम होता है तो ऐसे आ जाता है ना, s1 इंटू T1 s2 इंटू T2, यही आएगा। तो देख लो, हम लिख सकते हैं ना, पहले स्पीड कितनी थी? 60, तो कितना टाइम उसने किया? 5 घंटे लगे उसको। सेम अब स्पीड कितनी है उसकी? 50, तो टाइम कितना लगेगा भाई? 0 से 0, 5 से 5, तो टाइम इज इक्वल टू 6 आवर। कितना? 6 घंटे। कितना? 6 घंटे। जो आसान क्वेश्चन है उनको आसानी से जल्दी जल्दी करो। अब ये देखो क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस एस एट ए स्पीड यू की स्पीड से वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर हावर, then the travel time reduced by 2 hours. If increased by 20 kilometer per hour, then time reduced by 3 hour. Find the distance s. सेम डिस्टेंस कवर करना उसने, इधर भी सेम डिस्टेंस है। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ एस ही कवर कर रही है जू की स्पीड से। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? जू की स्पीड से। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, यही होता है डिस्टेंस। कितनी स्पीड चली, कितना टाइम उसने, कितने टाइम में उसने कितनी स्पीड से कितना टाइम से वो चली, तो उसका डिस्टेंस आ जाता है, यही होता है। तो देखो, स्पीड थी उसकी u, अगर देखी जाए कितना टाइम से? t से चली है। लेकिन अब क्या हुआ, उसका स्पीड उसकी बढ़ गई, स्पीड उसकी बढ़ी, वही सेम आपका डिस्टेंस सेम रहा है। स्पीड कितनी बढ़ी है? 10 किलोमीटर से, तो s प्लस 10। टाइम कितना कम हुआ? t माइनस 2, ये हुआ। तो यू टी है ना, सॉरी, ए ट्रेन कवर डिस्टेंस एस लिया उन्होंने, है ना, तो हमने स्पीड ले ली इधर, सॉरी,
चलो एक काम करते हैं ना, उनका डिस्टेंस नहीं लेते, हम खुद का ले लेते हैं भाई। हम खुद डिस्टेंस एस मान लिया और उन्होंने जो भी माना है उसको छोड़ते हैं ना, हम खुद का डिस्टेंस लेते हैं। डी लिया हमने डिस्टेंस, डी मानो, और एस को, स्पीड को एस मान लो। तो स्पीड क्या होता है एस टी, तो इधर स्पीड कितनी आ जाएगी एस प्लस 10 और टाइम कितना आएगा टी माइनस 2। तो एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस 10 टी, अब इसको माइनस 2s माइनस 20, एस टी से एस टी कैंसिल, तो आ जाएगा 10t माइनस 2s इज इक्वल टू 20, ये आ जाएगा। अब देखते हैं इससे निकलता या नहीं निकलता। नेक्स्ट देखो, सेम डिस्टेंस है, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 20, अब स्पीड कितनी हुई है 20 भाई, s प्लस 20, टाइम कितना आ गया 3, तो ये कितना आया एस टी माइनस 20t, सॉरी प्लस 20t, कितना आएगा माइनस 3s माइनस, ये क्या हो गया माइनस 60 है ना, माइनस 60 एस टी, ये एस टी से एस टी कैंसिल हो गया, 60 इज इक्वल टू 20t माइनस 3s, यही आएगा, है ना भाई लोग। कटता है क्या कुछ, देखो अगर कुछ कट रहा है तो क्यों ना हम इसको, नहीं कटता ना कुछ भी, तो एक चीज़ देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 इंटू 20, आगे भी क्वेश्चन है, 3 इंटू 20 लिख सकता हूँ इसको, तो 20 क्या है हमारे पास ये, तो 20 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इधर। अब मैं इधर चलता हूँ, इस क्वेश्चन को इधर करवा देता हूँ, 3 इंटू 20 की जगह 10t माइनस 2s इज इक्वल टू 20t माइनस 3s, ये लिखता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 30t माइनस 6x, ये हो जाएगा 20t माइनस 3s। तो s वाले को एक साइड कर लो, ये हो जाएगा, कहाँ गया, ये हो जाएगा 10t और ये हो जाएगा 3s, t अपॉन s आ जाएगा 3/10, इस रेशो में आ गया भाई ये। अब ये हमारे पास रेशो आ गई है। सो अगर ये रेशो आई है तो उसने क्या बोला था भाई, फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस निकालो भाई। देखो टाइम हमारे पास इतना आया है, तो डिस्टेंस तो हमारा आ ही नहीं रहा 30 वाला, तो ये आ ही नहीं रहा कहीं से, कुछ तो गड़बड़ी की हमने। कहाँ गड़बड़ी की, 20 उधर जाके -3, ठीक है ना। ऐसा सच तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं कोशिश करके। अगर हम इधर देखते हैं T30 और ये 10-20, ठीक है ना, 30, नहीं नहीं नहीं, देखो 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 इधर देखो, रेशो कितनी है आपके पास, इधर देखना, इधर देखना, ये इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इसको लेते हैं 10t माइनस 2s इज इक्वल टू 20, यही है हमारे पास। t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, t की वैल्यू 3 रखो, माइनस 10 की वैल्यू, s की वैल्यू है 10, तो कितना आना चाहिए 20, लेकिन इधर आ कितना आ रहा है 30 माइनस 20, 10 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 20। तो मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो कितना आएगा आंसर, रेशो किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, तभी तो देखो ना, इसका अगर 10 आ रहा है तो 10 की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 2 है, तो एक की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास कितना है ये 30, तो ये कितना हो जाएगा रेशो में, एक की वैल्यू 2 है, टी अपॉन एस कितना आ जाएगा 3 और 10 है, इसको 2 और इसको भी 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 20, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 6, तो 120, कितना आएगा 120। बहुत टफ क्वेश्चन था भाई, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आप बोलते हो ना कि इसको इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं डाले हुए JKSSB ने, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डाले हुए हैं हमारे पास, तो अब हमें पढ़ के ही जाना पड़ेगा अच्छा वाला, बिना पढ़े आप अगर जाते हो ना तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, अगर इसका कोई और भी ऑप्शन, कोई और तरीका है तो वेल एंड गुड, अगर आपको आता है कोई और तरीका, मुझे तो फिलहाल यही तरीका समझ आया तो मैं इसलिए इस तरीके से करवा दिया। हाँ आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो,
अब देखो, अगर मैं इसको जूनियर डिजिट से भी लेके चलूँ ना, जहाँ कुछ ऐसा लेके चलूँ कि हाँ मुझे डिजिटल सम लगा लूँ या 3 की वैल्यू से ये सब कर लूँ, तो देखो इसमें सभी मल्टीपल 3 के हैं। 90 भी 3 के टेबल में आता है, 150 भी आता है, 120 भी आता है, 60 भी आता है। तो आप किसी को भी एज इट इज़ मतलब कि तुक्का नहीं लगा सकते, इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये ऐसे निकलना था। तो ये हो गया भाई आपका अच्छा खासा क्वेश्चन जे के एस एस बी के द्वारा पूछा हुआ, अच्छा वाला। तो देखो, हाँ ये सब डुप्लीकेट और डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो ये मैंने सब अपने उसमें बैच में करवाया। सब डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो 5 किस में है? 5 और 6 ये आ जाएगा। एक पहले का आएगा सी, तो पहले का सी ये दोनों में नहीं है, इन दोनों में है। अब डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो बी का आ जाएगा फर्स्ट, तो बी का ए पार्ट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो ये हो गया, है ना? तो रेसिप्रोकल का क्या होता है? रेसिप्रोकल उल्टा, तो उल्टे का ये हो जाएगा। ये भी कर पाया था। कंपाउंड रेशो क्या होती है? ये तो आपको आई थिंक उसमें भी अभी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में भी उसने पूछा था, यही पूछी थी ना कंपाउंड रेशो। भाई लोग बहुत अच्छे जा रहा है ये, जेकेएसएस भी अच्छा खासा जा रहा है ना? 2/3, 9/4, 3, 2। तो ये आगे कंपाउंड रेशो मल्टीप्लाई करती। देखो नेक्स्ट, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी करवाया हुआ है। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सेम इधर वाले में भी सेम होता है, जो इधर नंबर होगा उसमें भी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई यही होगा। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इसमें नहीं है, इसमें ए माइनस बी है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ए प्लस बी पहले में, फिर माइनस, तो ये आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो दूसरी साइड क्या है? सी। दूसरी साइड भी आएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देखो यही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर किसी को ये कंसेप्ट आता होता तो आप 2 मिनट में कर लेते, अगर नहीं आता तो फिर आप नहीं कर पाओगे भाई इसको। अब देखो नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन करवाए हुए इस टाइप के भी मैंने आपको। ये होता है डायमंड वाला, टूटने पे हमारे इतनी रेशो में बिखर जाता है, फिर वो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो, अ हाई एंड ज्वेलर मैन्युफैक्चरर गोल्ड बार्स वेयर द प्राइस ऑफ ए बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो बार है ना उसके वेट के स्क्वायर के इक्वल है उसका जो भी है प्राइस, ठीक है ना? ड्यूरिंग द ट्रांजिट अ बार ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट का बार है, किस रेशो में टूटता है? 2 और 3 रेशो में टूटता है। किसका? 5 का। तो क्या करना होता है? वर्थ कितनी थी उसकी? 25,000। एक्सीडेंटली ब्रेक इनटू 2 पीसेस बेट इन 2 और 3। इसका स्क्वायर करो, ये कितना आता है? 4। ये कितना आता है? 9। इसका स्क्वायर कितना आता है? 25। भाई ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 25। कितनी वैल्यू दी हुई उसने? 25 की 25,000, मतलब एक की वैल्यू 1000। अब देखो सॉरी 13। अब मुझे एक चीज़ बताना, उसने पूछा क्या है? देखो पहले पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड ड्यू टू द ब्रेक केस। ब्रेक केस से कितना रिडक्शन आई? 12 की। तो एक की वैल्यू 10,000 है, 1000 है, तो 12 की 12,000। कितनी? 12,000। ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को क्वेश्चन आता तो मज़े से, नहीं आता था नहीं कर पाते। ठीक है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी रेशो है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो अब उसने क्या बोला है? एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी इज इक्वल टू के। इस तरह के क्वेश्चन भी है हमारे अपने कोर्स में किए हुए। तो अब इसका मतलब क्या है? एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी, ये क्या है? बाई अपॉन है ना, बाई अपॉन बी इज इक्वल टू के, यही है। जेड अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू ए के, बाई इज इक्वल टू बी के, जेड इज इक्वल टू सी के। तो पुट कर दो ना भाई वैल्यू उसमें, आसान था ये। बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? एक के, बी इंटू एक के, प्लस बाई की जगह सी बी के, प्लस ए जेड की जगह ए सी के अपॉन के, और के सब में कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा? अगर के कॉमन निकाल के देखो तो कटेगा, ये के है इसमें भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो क्या बचेगा? बी ए प्लस सी बी प्लस ए सी, बी ए प्लस सी बी प्लस ए सी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी पार्ट। ये क्या है? ऑप्शन डी पार्ट। तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है ना? हाँ अब ये देखो भाई, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है एक चीज़ पे, अच्छे खासे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
अब इसमें देखो क्या लेके चले हम, अगर हम कोई ऐसा देख के चलते जो आसान हो, देखो आर वाला लेके के चलो, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, है ना। द सम ऑफ द एज कितने हैं 28, 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 7, और एज कितना आ रहा है रेशियो में 7, तो एक की वैल्यू 4, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 16, ये होगा। अब उसने पूछा क्या है, मैच द सिनेरियो लिस्ट विद करेक्ट प्रेजेंट एज ऑफ ओल्डर पर्सन इन, ओल्डर पर्सन कितना है 16, तो 16 साल। आर का पहला, आर का देखो पहला कहाँ कहाँ है, आर का पहला एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में यही है ना, आर का पहला यही होगा। एक और देख लेते हैं भाई, एक और मैच कर लेते हैं कोई, देखो अब कौन सा करें, सेकंड वाला करें, क्यू वाला। अ मैन 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस। ए मैन है और सन है, अगर सन एक्स है ना तो मैन है एक्स प्लस 24, उससे 24 साल बड़ा है ना। इन 2 years 2 सालों में मैन हो जाएगा इतना एक्स प्लस 26, 2 सालों के बाद यही हो जाएगा ना एक्स प्लस 26, और उसका जो हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसके सन के दुगनी हो जाएगी, तो सन की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो x प्लस 26 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो अगर x का देखा जाए तो x आ जाएगा 22, x कितना आ जाएगा 22, 26 में से 4 जाएगा तो 22, और 2x में से x जाएगा तो x, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, ओल्डर पर्सन, अगर बेटा उसका ना 22 साल का है तो भाव कितने का हो जाएगा 46, भाव कितने का हो जाएगा 46, तो p का कौन सा था, क्यू का थर्ड पार्ट, क्यू का थर्ड, और क्यू का थर्ड इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही चलेगा। तो आप एक भी देख के चल सकते थे, कोई इशू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बाकी खुद देख लेना भाई अगर आपको लगे तो। अब ये देखो भाई, ये क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं उसने भाई, एजिस पे ही इतने अच्छे वाले क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब देखो, सो 6 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर, कुणाल और सागर की 6 साल पहले की एज, ऐसे करो तो कितना है 6 और 5। 4 year हैंस, 4 साल के बाद कितनी होती है 11 और 10, अगर देखा जाए रेशियो में तो कितना आएगा 5 5, और इधर कितना हो गया 10, तो एक की वैल्यू 2। उसने क्या पूछा है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है, तो एक की वैल्यू 2, अगर प्रेजेंट पूछी जाए कुणाल, और 6 साल पहले कुणाल की 12 थी और इसकी थी 10, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो 6 साल पहले थी ना 12 साल, अब 6 साल और ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसकी कितनी हो जाएगी 6 साल और ऐड होंगे तो 16। अब उसने क्या पूछा है, सागर इज करंटली 18 ईयर्स ओल्ड, क्या सागर करंटली 18 ईयर ओल्ड है, नहीं है भाई, सागर 16 साल का है, गलत हो गया। करेक्ट पूछा है, सम ऑफ देयर करंट एज इज 32, तो इनकी 32 आता है, नहीं आता, 4 आता है जो डिजिट लास्ट में। 6 ईयर अगो कुणाल वाज 12 ईयर ओल्ड, 6 साल पहले कुणाल कितना था 12 साल का था, भाई बिल्कुल सही, सी पार्ट ऑप्शन, ऑप्शन विल बी सी पार्ट, करेक्ट ही पूछा था उसने। और 2 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस वाज, छोड़ो इसको गलत ही होगा। देखो आगे क्वेश्चन देखो, 109, एन HR डिपार्टमेंट इज ऑडिटिंग द एजेस ऑफ इट्स 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड A, B, C and E to comply with a balance policy, experience policy. The average age of a board member is 25. 5 लोग हैं, उनकी सबकी एवरेज कितनी है 25, तो 5 लोगों की एवरेज अगर 25 है तो उनकी एज कितनी हो जाएगी 125, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो कितनी हो जाएगी 125, एवरेज 25 थी तो 25 से 5 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 125। मेंबर डी एज 30 कुड एंड रिप्लेस बाय मेंबर एफ, अच्छा कौन मेंबर चला गया छोड़ के, डी ने छोड़ दिया, कितनी एज थी उसकी 25 सॉरी 30, तो कौन ऐड करता है उसमें, कौन ज्वाइन करता है, एफ आता है। तो जब उसने छोड़ दिया, जब ए चला गया तो 30 साल निकल गए, तो कितना आ गया हो गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, कितना हो गया होगा 95। अब 95 जो है एंड रिप्लेस बाय मेंबर एफ एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 24, अब न्यू वाली एवरेज कितनी बन गई उनकी 24, 5 ही लोग हैं, एक गया और एक आया, मेंबर सेम ही रहे, लेकिन एवरेज एज पहले 25 थी, अब कितनी होगी 24, तो 5 × 24 कितने होते हैं 120।
अब मुझे बता, इधर से जो न्यू वाला मेंबर आया उसकी एवरेज निकल जाएगी? बिल्कुल निकलेगी। अगर इन चारों की कितनी है 95 है, तो एफ कितनी आ जाएगा भाई? एफ आ जाएगा 25 साल का, 20 ये और 5 वो, 25 साल का। एडिशनली अब कुछ और भी पूछा उसने भाई, आगे बहुत कुछ है। एडिशनली मेंबर बी इज 5 ईयर यंगर देन सी, मेंबर ए इज 2 ईयर ओल्डर देन एफ। ए जो है वो 2 साल बड़ा है किससे? एफ से, तो ए हो जाएगा 27 साल का। ए कितने का हो जाएगा? 27 साल का। मेंबर ई एंड मेंबर बी, मेंबर ई जो और मेंबर एफ बी है, दोनों की सेम एज है, बी और ई सेम है। एडिशनली मेंबर बी इज 5 ईयर यंगर देन सी, बी जो है वो छोटा है किससे? 5 साल किससे छोटा है? बी से, सॉरी सी से। तो हम सी को लिख सकते हैं ना, सी की कितनी होगी? 5 साल प्लस बी से 5 साल बड़ा होगा, तो सी को हम बी की टर्म में लिख सकते हैं, ई को बी की टर्म में और बी को बी की टर्म में, तो हो जाएगा। देखो अब देखो टोटल बताना उसने, ई की करंट एज जितनी बी की होगी उतनी ही ई की होगी, निकल जाएगा। देखो बी को बी की जगह लिखा, ई की जगह बी को लिखा, सी की जगह बी को लिखा, ये हो गए 3 लोग। अब उसने बोला है ए की एज, अगर हम इधर से निकाल लें, ए की एज उसने बता दी 27 है, तो टोटल कितनी थी? 4 लोगों की। ये एफ की जरूरत ही नहीं है हमें, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, हमें ए की पता चल गई ना, एफ से 2 साल बड़ा था। तो 3 अगर इसमें ऐड करते 30 और इसमें 3 ऐड करोगे तो 98, 98 में से 30 जाएगा तो 68, कितना आ जाएगा? 3b प्लस 5 इज इक्वल टू 68। तो 3b इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो माइनस होगा 63, तो b की कितनी आ गई? 21। तो क्या बोला उसने? व्हाट इज द करंट एज ऑफ मेंबर ई, तो ई इज इक्वल टू बी, तो 21। ई और बी दोनों सेम एज के हैं, तो 21, कितनी एज आ गई? 21। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एवरेज एज के क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं उसने। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना स्टेटमेंट वाले, ये मैक्सिमम आपके ना रेलवे पूछती है ऐसे, जो रेलवे होते हैं ना वो पूछती है ऐसे, एसएससी भी नहीं पूछती इतने डीप वाले, रेलवे पूछती है ऐसे वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो भी होगा आपका जिसमें मैथ्स अच्छे से आना है वो ऐसा ही है, उसमें अच्छा वाला मैथ दिया भाई, तो ऐसा ही का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, भाई साहब द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, अगर सन की एज एक्स है ना तो मैन की एक्स स्क्वायर हो जाएगी भाई, ये है। 1 ईयर्स एगो, 1 साल बाद पीछे चलते हैं, तो ये हो जाएगा द मैन्स एज वॉज एग्जैक्टली 8 टाइम द एज ऑफ हिज सन, 8 टाइम किसके आ जाएगी? उसके बेटे के, ये आ गया। तो आई थिंक इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, 8x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस का 7, ये आएगा। तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x कॉमन -7 और इधर भी आएगा x -7, है ना, और इधर आएगा x -1। तो रूट्स क्या बनेंगे इसके? x -7 और x -1, तो x आ जाएगा आपका 7 और एक x आ जाएगा 1। तो बताना है इफ़ द सन्स प्रेजेंट एज इज x, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मेंस प्रेजेंट एज। तो अगर 1 देखा जाए, अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 तो हो नहीं सकता, इधर 1 है ही नहीं, तो उसने x की एज पूछा है। अगर 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मैन की प्रेजेंट एज, मैन की प्रेजेंट एज थी कितनी आपकी? स्क्वायर था ना, तो x का स्क्वायर, तो सी पार्ट आंसर होना चाहिए इसका भाई। उसने यही पूछा है, मैन की प्रेजेंट एज पूछी है, वो हमारे पास इधर ही दी हुई थी, यही दी हुई है एक्स स्क्वायर वाले में, तो ये आ जाएगा आपका, यही आएगा आंसर। आगे उसने कुछ भी दिया छोड़ो, उसको ज़रूरत ही नहीं है उसको। 2 ईयर हैंस पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, छोड़ो उसको। उसने जस्ट एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी इधर से ही आ गई आपकी 7, तो आ जाएगी। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एडवांस मैथ्स में हम करते हैं, आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन है। हाँ, तो ये बाकी वाले क्वेश्चन अब मैं दूसरी वीडियो में आपको डालता हूँ दूसरे पार्ट में, ठीक है ना। अब के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।